अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट उज़मा बशारत। आज हम लोग एडीएचडी पे बात करने वाले हैं। एडीएचडी के आगे 3 टाइप्स, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और उसकी काजेज़ और आगे उसके ट्रीटमेंट पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडीएचडी होता क्या है। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि नाम से ज़ाहिर है कि अटेंशन का भी इशू होगा और हाइपर एक्टिविटी बच्चे में बहुत ज़्यादा होगी। अटेंशन यानी कि बच्चा कोई भी काम करते वक्त उसके तवज्जो ध्यान की कमी होती है, फोकस की कमी होती है, कंसंट्रेशन की कमी होती है। और हाइपर एक्टिव यानी कि पर्पसलेस उसकी मूवमेंट होती हैं वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी रीज़न। पर्पसलेस उसकी मूवमेंट्स होती हैं, बच्चा हर टाइम भागता दौड़ता रहता है, एक जगह पे बैठता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करता। तो सबसे पहले जो टाइप है एडीएचडी की वो है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव। सेकंड टाइप है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि वो इनअटेंटिव भी होता है, हाइपर एक्टिव एंड कंपल्सिव भी होता है थर्ड वाली टाइप में। तो सबसे पहले हम इनअटेंटिव पे बात करेंगे कि बच्चा इनअटेंटिव कैसे होता है। इन बच्चों में एडीएचडी बच्चों में फोकस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। लाइक आप बच्चे को कोई कमांड देते हैं कि ये बॉल सोफे पे रख दो या बॉल टेबल पे रख दो, तो बच्चा क्या करता है कि वो बॉल तो लेता है, जब जा रहा होता है तो वो रास्ते में ही अपनी किसी इमेजिनेशनल वर्ल्ड में खो जाता है और वो सोफे तक नहीं जाता, बल्कि वो सोफे पे जाने से पहले ही अपनी किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पेरेंट्स दिस इज़ कॉल्ड इनअटेंटिव। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के बच्चे को मोस्टली हम लोग कहते हैं कि ये डे ड्रीमर्स होते हैं। लाइक वो अपनी एक अलग सी दुनिया बना के बैठे होते हैं, वो हर टाइम किसी ना किसी सोच में रहते हैं या डिस्ट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और फिर उनके फिजिकल जस्चर से भी यही पता चल रहा होता है कि लाइक अगर हम उनको कोई कमांड दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो फिजिकल जस्चर्स भी उनके ऐसे होते हैं कि वो हमें सुन नहीं रहे। बट हमें कंफर्म तब होता है जब वो स्कूल गोइंग एज में होते हैं। लाइक इनका जो डायग्नोसिस होता है वो कुछ जगहों पे आया है 3 to 6 ईयर्स में डायग्नोज हो जाता है कि इस बच्चे को एडीएचडी है, और कुछ जगहों पे आया है 4 to 7 की एज में हमें पता चल जाता है कि दिस बच्चा इज हाइपर एक्टिव या एडीएचडी या एडीडी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है इस बच्चे को। तो मोस्टली ये बच्चों इनका लैक ऑफ अटेंशन होता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, किसी भी काम करने की तरफ इनका तवज्जो ध्यान नहीं होता, अपनी एक अलग सी दुनिया बनाए होते हैं। इनकी लिसनिंग जो है वो बहुत पुअर होती है। तो इन जो है सिम्टम से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, और हाइपर एक्टिव तो वो होते ही होते हैं। तो मोस्टली जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर टीचर्स की तरफ से भी हमें कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं कि मैम आपका बच्चा कॉपी फ्रॉम द बोर्ड नहीं कर पा रहा, आपका बच्चे की इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग नहीं है, उसका सिटिंग स्पैन नहीं है, वो खुद तो डिस्ट्रैक्ट होता ही है। लाइक पेंसिल फेंक देना, कॉपी पेपर टेयरिंग करना, और साथ वो अपने दूसरे बच्चों को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उनका स्पॉन्टेनियस रिप्लाई नहीं होता। और इस तरह के डिफरेंट जो है वो इश्यूज आ रहे होते हैं, टीचर्स की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। तो पेरेंट्स फिर जब टीचर्स की तरफ से आपको होता है कि आप इसका जाके डायग्नोसिस करवाएं, तो उस टाइम पेरेंट्स को पता चलता है कि हाँ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी या जो भी इसका प्रॉब्लम है, ऑटिस्टिक है या व्हाट्सोएवर। तो उस टाइम पे हमें पता चलता है डायग्नोसिस के बाद कि दिस बच्चा इज़ एडीएचडी। और ये देखें इनअटेंटिव है। इनअटेंटिव बच्चों का क्या है कि अगर जब वो स्कूल में भी जाते हैं, उनको अपने बैग का ध्यान नहीं होता, उनको अपनी किसी भी कॉपी पेंसिल का ध्यान नहीं होता। इवन पेरेंट्स आके कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैम मैं इसको हर रोज़ नई पेंसिल इसके बैग में डालती हूँ, कॉपी डालती हूँ, बट ये अपनी बॉटल भी छोड़ आता है, कॉपी पेंसिल भी छोड़ आता है, हर चीज़ जो है वो इनअटेंटिव होने की वजह से भूल जाता है। चीज़ ये कि बच्चे ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, यानी कि जहाँ खेला, और अगर उन्होंने ब्लॉक से खेला है या किसी भी ऑब्जेक्ट से खेला है, वो वहीं पे छोड़ के और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने अभी ब्लॉक्स उठाए हैं और विद इन 1 मिनट उनका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है दूसरी एक्टिविटी की तरफ, तो वो वहाँ पे लग जाते हैं और वो ब्लॉक्स वहीं छोड़ देते हैं। वो कभी मैचिंग करना शुरू कर देते हैं, कभी फिक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी भागना दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो अटेंशन उनका एक जगह पे नहीं रहता। उसके अलावा इन बच्चों का ये है कि इनकी लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत वीक होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर कमांड दे रहा है या आप कोई कमांड दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा देर तक सुन नहीं पाते। अपना फोकस इनअटेंटिव नेचर होने की वजह से अपना फोकस जो है वो फोकस जो है वो बरकरार नहीं रख सकते।
तो उसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आप स्टोरी सुना रहे हैं ना, तो वो 1 या 2 लाइन्स सुनते हैं, उसके बाद वो किसी दुनिया में खो जाते हैं, उनको नहीं पता कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तो फिर पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, पेरेंट्स ये कहते हैं कि मैम जब हमने डायग्नोसिस करवाया था तो इसका आईक्यू तो नॉर्मल आया था, फिर ये इस तरह का क्यों है? तो पेरेंट्स, एडीएचडी बच्चों का आईक्यू अमूमन नॉर्मल ही होता है या अबव एवरेज भी हो सकता है, एवरेज ही होता है, बट इनअटेंटिव नेचर होने की वजह से, हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव होने की वजह से ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ये ध्यान नहीं दे पाते। इस वजह से ये बच्चे जो हैं किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। अपना आईक्यू नॉर्मल होने के बावजूद भी या अबव एवरेज होने के बावजूद भी कोई भी टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप, इनअटेंटिव, प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव नेचर। अब सेकंड जो हमारी टाइप है, जो एडीएचडी की जो सेकंड टाइप है, वो है हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है ओवर एक्टिव होना, हर टाइम भागते दौड़ते रहना, जंपिंग करना, और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि विद इन अ सेकेंड ये भाग के कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और एक जगह पे टिक के नहीं बैठते। पेरेंट्स की अमूमन कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारा बच्चा कहीं बैठ नहीं रहा, हम कोई इवेंट अटेंड नहीं कर पा रहे, हम लोग सारी फैमिली इकट्ठे बैठे हैं लेकिन हम किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकते। पार्क में लेके गए हैं तो पार्क में भी ये घूमना स्टार्ट हो गया, पार्क में भी इसने भाग दौड़ लगा दी और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे इनको बिठाएं। और इम्पल्सिविटी का मतलब होता है कि एक्शन विदाउट थिंकिंग, कोई भी एक्ट कर देंगे बगैर सोचे समझे कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, या क्योंकि उनकी अटेंशन ही नहीं होती, वो इतना सोचते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते इन चीज़ों को। तो पेरेंट्स इस वजह से भी वो इम्पल्सिव होते हैं। तो बच्चे, फॉर एग्जांपल इसकी मैं मिसाल ये दूंगी कि बच्चे विदाउट देखे रोड क्रॉस कर देते हैं, विदाउट देखे कोई भी चीज़ थ्रो कर देते हैं कि अगला बंदा या बच्चा उसे इंजर्ड हो सकता है या उसको हार्म पहुंच सकता है। तो इस तरह की इनकी नेचर होती है। अब थर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, थर्ड टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ के इनअटेंटिव होने के साथ साथ वो हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। पेरेंट्स, जिन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है उनको कंट्रोल करना बहुत इजी होता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है इजीली, और थोड़ा टाइम उनको रिक्वायर होता है उनकी रिकवरी में। बट जिनका डायग्नोसिस होता है माइल्ड टू सीवियर, तो उन केसेस में बच्चों को फिर मेडिकेशन पे रखा जाता है, तो उनका फिर थोड़ा सा ट्रीटमेंट और टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा टफ चलता है। बट जिनका माइल्ड टू मॉडरेट होता है वहाँ पे आपको थेरेपीज़ की तरफ मूव करना होता है। मैं रिकमेंड करूँगी बिहेवियर थेरेपी की तरफ कि आप लोग बिहेवियर थेरेपी ज़रूर लें। बिहेवियर थेरेपी से ये होता है कि बच्चे के जो बिहेवियर है, लाइक सोशल स्किल्स हैं, लाइक वो गैदरिंग में बैठता नहीं है, उसका सोशल इंटरेक्शन नहीं है, वो लाइक इन बच्चों का ये है कि लाइन को फॉलो नहीं करते, क्योंकि कंसंट्रेशन ना होने की वजह से आप अगर इनको लाइन में भी खड़ा करते हैं, लाइन में चल रहे हैं, तो इनको नहीं पता कि ये कब लाइन से निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज जो आएंगे तो वो फिर बिहेवियर थेरेपी के थ्रू या बिहेवियर थेरेपिस्ट, एबीए थेरेपिस्ट जो है वो इनको रिजॉल्व करेगा। वो फिर इस बच्चे की सोशलाइजेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, पार्टिसिपेट होना सिखाएगा, इन बच्चों को इन्वॉल्व होना सिखाएगा, इनिशिएट करना सिखाएगा, सोशल मैनर्स, सोशल रूल्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ही आपका बच्चा लर्न कर सकता है। उसके अलावा बच्चों में टर्न टेकिंग नहीं होती, वेटिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गेम खेले हैं तो पासिंग गेम है, आपने कहना कि एक बच्चे बॉल है वो सब बच्चों ने पास करनी है, तो वो बच्चा, उसका फोकस ही नहीं होता, कंसंट्रेशन ही नहीं होती, और वो पहली बात है कि ग्रुप में वो बैठेगा ही नहीं अपनी इम्पल्सिव नेचर होने की वजह से और हाइपर एक्टिव होने की वजह से। और अगर वो थेरेपीज़ के थ्रू वो बैठ भी रहा है, बिहेवियर थेरेपी के थ्रू, वो पहले बच्चों में 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, उसके बाद 1-to-2 बच्चों के साथ होगा, और फिर उसके बाद जितना भी बच्चों का स्मॉल टू लार्ज ग्रुप में वो बच्चा बैठना सीखेगा। तो इस तरह उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी, उसका वेटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लाइन कॉन्सेप्ट, उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग, और जितनी भी बातें मैंने पीछे की हैं ये सब कुछ इम्प्रूव होगा। ये अब हमने बात की थी इसकी टाइप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम इसके रीज़न क्या है। तो इसके 2 रीज़न होते हैं, एक होता है जेनेटिक फैक्टर और दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर।
जेनेटिक फैक्टर में ये है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स में से कोई हाइपर एक्टिव है या उसके नानी नाना दादी दादा मामू फूफो या अंकल आंट में से कोई इस तरह है हाइपर एक्टिव, तो चांसेस हैं कि बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है। बट इन्वायरमेंटल अगर रीजंस देखी जाएँ तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग देखते हैं कि क्या मदर कोई अब्यूज़ तो नहीं, ड्रग अब्यूज़ तो नहीं था उसका, या अल्कोहल तो नहीं यूज़ कर रही थी, या कोई ऐसी सीवियर इलनेस की वजह से उसने मेडिकेशंस तो नहीं ली कि जिसकी वजह से बच्चा एडीएचडी है या हो सकता है। ठीक है, ये रीजंस हैं। उसके अलावा बच्चे की प्री मेच्योर बर्थ तो नहीं है, या आफ्टर बर्थ बच्चे का वेट जो है वो ओवर वेट तो नहीं है या अंडर वेट तो नहीं है, ये भी एक रीज़न हो सकती है एडीएचडी की। उसके अलावा स्क्रीन टाइम, पेरेंट्स हमने देखा है कि मोस्टली दोनों पेरेंट्स ही वर्किंग होते हैं, तो वो अपने बच्चे को उसकी टेक केयर के लिए किसी मेड के पास छोड़ जाते हैं। अब मेड तो ये नहीं, उसको तो नहीं पता कि बच्चे की एज के साथ उसके माइलस्टोन क्या-क्या हैं, कौन सी चीज़ उसके लिए हार्मफुल है, कौन सी हेल्दी है, और उसने किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी है। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर मेड्स भी यही करते हैं कि वो बच्चे को स्क्रीन दे देते हैं। तो स्क्रीन की वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा एडीएचडी का शिकार हो रहे हैं। तो पेरेंट्स और उसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि इग्नोरेंस, पेरेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे इग्नोर हो रहे हैं। पेरेंट्स अपनी पार्टीज़ में, अपने ऑफिस के वर्क में, या मदर क्या करती हैं किचन का कोई काम करें, कोई भी हाउस होल्ड होते हैं, उनकी वजह से मदर्स क्या करती हैं बच्चे को स्क्रीन दे के बिठा देती हैं और बड़ी खुश हो रही होती हैं कि हाँ भाई मेरा बच्चा तो घंटे से बैठा हुआ है और मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रीजंस हैं जो आपके बच्चे में एडीएचडी कॉज कर सकती हैं। तो पेरेंट्स आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ बैठें, कम्युनिकेट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आपको लगता है कोई सिम्टम्स आपके बच्चे में है या आपके सराउंडिंग्स में किसी बच्चे को हैं, तो उनको अवेयर करें इन चीज़ों से, और फ़ौरन इनिशियल स्टेजेस पे ही आप लोग थेरेपीज़ लेना स्टार्ट कर दें। इनिशियल स्टेजेस पे ही आप लोग ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देंगे तो वो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। क्योंकि जैसे-जैसे आप बच्चे को लेट करते जाएँगे, आप कहेंगे कि खैर कोई नहीं, इसके जो मामू चाचू थे वो भी इसी तरह हाइपर एक्टिव थे, लेट बोलना स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा भागते-दौड़ते थे, और ये सिम्पटम्स क्योंकि जो हमारे सोसाइटी में अक्सर होता है, तो फिर आपके बच्चे का ट्रीटमेंट भी लेट होगा और आपका बच्चा लेट रिकवर होगा। इसलिए सबसे पहले आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट लें। और उसके अलावा मैं यही कहूँगी कि आप बच्चों का बॉडी मसाज करें, डिफरेंट टेक्सचर्स यूज़ करें मसाज करते हुए, उनका शुगर इंटेक जो है वो कम करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि बच्चों की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज़ हो, और बच्चों के साथ ऐसे सोशल गेम्स खेलें जिसमें बच्चों का रिस्पॉन्ड आए, लाइक बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व हों, बच्चे आपको रिस्पॉन्स करें। अगर वो वर्बली नहीं भी कर रहे तो वो आपको फिज़िकली करें, वो आपको जेस्चर लेवल पे ही रिस्पॉन्ड करें। तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं और इंशाल्लाह मैं आगे नेक्स्ट ऐसी एक्टिविटीज़ बनाऊंगी ताकि आपके बच्चे का सोशल रिस्पॉन्स लेना और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो लेना आपको आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।